तो हम लोग कर रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको कि हमारे शरीर में हर पल क्या होता रहता है, मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता रहता है, ये जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, इसके दौरान क्या प्रोड्यूस होते हैं, इसके दौरान प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो भी वेस्ट होते हैं, इन वेस्ट को शरीर में रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? इसी निकाल देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, राइट? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इसमें हम लोग क्या क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, और क्या निकालते हैं? थोड़ा मात्रा में अमोनिया भी निकाला जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे मिनरल्स जो कि बॉडी में एक्सेस है। याद आया? एक्सेस है कि पूरे को निकाल दिया जाएगा? एक्सेस को निकाला जाएगा, ठीक है। इसी को या तो पार्सली, कुछ चीजों को पार्सली निकाला जाएगा और कुछ चीजों को क्या निकाला जाएगा? टोटली। अच्छा बताइए, जो चीज एक्सेस है वो कैसे निकाली जाएगी? और जो चीज नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि जो बहुत खतरनाक चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा जहरीली चीजें, उन्हें कितना निकाला जाएगा? उन्हें कंप्लीटली निकाला जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, राइट? दिस सब्सटेंस कैन बी ट्रीटेड फॉर रिमूवल स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? देखिए, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसला बुलंद है तो फासला क्या है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो बंदा कहां पे चढ़ गया, इतनी ऊपर। फिर से देखो, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसला बुलंद है तो फासला क्या है। सही है ना? हम लोग कर रहे थे एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कशन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड से क्या बना? एमिनो ग्रुप। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट हुआ और उससे क्या बन गया? एमिनो ग्रुप। जो एनिमल पानी में रहते हैं, स्पेशली मैंने आपको बताया था फिशेस और बोनी फिशेस, उसमें क्या होता है? उसमें अमोनिया डिस्चार्ज होता है। क्या डिस्चार्ज होता है? अमोनिया। जबकि जो लैंड पर रहते हैं ज्यादातर वो क्या डिस्चार्ज करते हैं? यूरिया। और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी लैंड पे तो होते हैं पर देखा होगा उड़ते भी हैं, ठीक है, उनमें या कुछ ऐसे होते हैं जहां पानी की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनमें क्या डिस्चार्ज होगा? उनमें डिस्चार्ज होगा यूरिक एसिड। तो 3 तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकते हैं। कितने तरीके के होंगे? 3। तो 3 तरीके के एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे, ठीक है। कौन कौन से 3 तरीके समझ में आया? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, 3 तरह के वेस्ट होते हैं। इन वेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये भी वही फिगर है, थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने कल आपको बताया था कि कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट में 3 चीजें लगभग जरूर बन जाती है। एक तो बनता है क्या? CO2, दूसरा वाटर, तीसरा हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेस भी बन जाए, नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बन जाए। यही नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, ये शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। बताओ सबसे ज्यादा कौन सा वेस्ट बनता है? CO2। लेकिन वो नाइट्रोजनस है कि नॉन नाइट्रोजनस? नाइट्रोजनस की नॉन नाइट्रोजनस? अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेस का क्या नाम है जो हमारे शरीर में बनता है? यूरिया। जो पानी जहां पे कम होता है उनके शरीर में बनेगा यूरिक एसिड। और बताओ जहां पे पानी बहुत ज्यादा है उनके शरीर में बनेगा अमोनिया। मैंने ये भी बताया था कि अमोनिया के डिस्चार्ज के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। उससे कम पानी अगर होगा तो यूरिया, और अगर पानी ना के बराबर हो तो यूरिक एसिड। सो विच वन इज द बेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल? यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो वाटर को कंजर्व कर रहा है कि वाटर को लॉस कर रहा है? वो वाटर को क्या कर रहा है? कंजर्व। वो वाटर को कंजर्व कर रहा है, ठीक है। आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील है। ये जो यूरिया होता है ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, यानी कम टॉक्सिक है और ये कम घुलनशील है। यूरिक एसिड जो होता है ये
लगभग ना के बराबर टॉक्सिक है, लगभग ना के बराबर टॉक्सिक है, और लगभग इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल यानी पानी में अघुलनशील, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है बोनीफिशस का, मोस्टली बोनीफिशस का होता है, और जो पानी वाले जीव होते हैं उनका होता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं जैसे टैडपोल, उनका होता है। और आज मैं इसके नोट्स बनवाऊंगा आपको। सेकंड, ये यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बोनी फिश में नहीं होता, किस में होता है? कार्टिलेजिनस फिश में। इसके अलावा और बताया था मैंने आपको, जो लैंड पर रहते हैं जैसे हम लोग मैमल लैंड पे रहते हैं, और लैंड वाले एम्फीबियंस में भी पाया जाएगा। लैंड वाले एम्फीबियंस का नाम, लैंड वाले एम्फीबियंस का नाम लो, फ्रॉग, सैलामेंडर, फ्रॉग और सैलामेंडर। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था मैंने आपको। उसके अलावा बताओ, यहां पे एक फार्मूला बताया था, आरबीआई लिमिटेड, आर फॉर रेप्टाइल यानी सरीसृप, बी फॉर और आई फॉर, एल फॉर लैंड स्नेल, लैंड स्नेल यानी कि जमीन पर रहने वाले मोलस्क, जमीन पर रहने वाले मोलस्क को क्या बोलते हैं? लैंड स्नेल। क्या बोलते हैं? लैंड स्नेल। समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर है अपने को? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जब भी कभी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब बताओ, इसमें से ये दोनों वेस्ट है कि नहीं है? इनको शरीर में रखा जाएगा कि निकाल दिया जाएगा? ठीक है। जबकि देखो, जब भी कभी लिपिड या फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 प्लस वाटर प्लस क्या मिलता है? कीटोन बॉडीज। तो ये कीटोन बॉडीज और CO2 प्लस वाटर, ये वेस्ट है कि नहीं है? है। इसी तरीके से जब भी प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, तो कल मैंने आपको बताया था, जब भी प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोटीन किस रूप में पचता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन किस रूप में पचता है? एमिनो एसिड। देखो, प्रोटीन को पहले डाइजेस्ट कर दिया गया तो क्या बना? सारे टुकड़े अलग हो गए, सारे टुकड़े अलग हो गए। इन टुकड़ों का नाम एमिनो एसिड। प्रोटीन किन की चेन से बना होता है? एमिनो एसिड। तो आप देख पा रहे हो, जब भी हमने डाइजेशन किया तो प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको बदल दिया गया अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड कैन नॉट ऑल बी स्टोर्ड इन द बॉडी, ये सभी को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो कुछ को क्या कर दिया जाता है? कुछ का करा दिया जाता है डी एमिनेशन। डी मतलब निकालना, रिमूवल। और क्या क्या निकालोगे? एमीन ग्रुप। डी एमिनेशन का मतलब एमीन ग्रुप को निकालेंगे, नाम पड़ा डी एमिनेशन। ये देखो, ये है सी, इधर होगा आर ग्रुप, इधर ऊपर है हाइड्रोजन, इधर है COH, इधर है NH2। इसी ग्रुप को निकाल लेना है, और इसी ग्रुप को निकाल करके, ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, इस ग्रुप को निकाल करके हमारा लिवर क्या करेगा? लिवर इसको निकाल के यूरिया में बदल देगा। लिवर इसको किसमें बदल देगा? यूरिया में। यानी यूरिया साइकिल कहां चलती है? अच्छा, इसीलिए आप कहते हो कि लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल है कि नॉन टॉक्सिक? नाइट्रोजनस चीजें हमारे लिए टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक? इसीलिए इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी था। तो लिवर का मेन काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। कि क्या होता है लिवर का काम? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिक चीजों को शरीर से बाहर निकाल देना, टॉक्सिक चीजों को शरीर से बाहर निकाल देना। टॉक्सिक चीजों को शरीर से बाहर निकाल देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स का जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है ना। यूरिया साइकिल कहां चलती है? लिवर में। मैंने इसका नाम भी दिया था, यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स हैंसलीट साइकिल। देखो, क्रेब्स साइकिल अलग होती है, क्रेब्स हैंसलीट साइकिल अलग होती है। क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा कहां पे? जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब। क्रेब्स साइकिल सुना है ना आपने? रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। लेकिन अभी बताओ, अभी क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं कि क्रेब्स हैंसलीट? दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो बताओ, यूरिया साइकिल कहां चलती है? यूरिया साइकिल कहां चलती है? लिवर में। अच्छा, यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स हैंसलीट साइकिल। दो वेस्ट प्रोडक्ट यहां से निकलते हैं, ठीक है, एक अमोनिया और एक बताओ कार्बन डाइऑक्साइड। एक अमोनिया और एक लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम? कितने लोब हैं? लिवर राइट हैंड पे होता है कि लेफ्ट हैंड पे? राइट अपर एब्डोमिनल रीजन की लोअर एब्डोमिनल रीजन? अपर एब्डोमिनल रीजन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना।
ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी हम लोग एनिमल किंगडम का सर्वे करेंगे। जब एनिमल किंगडम का सर्वे करेंगे तो उसमें देखेंगे किसके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके पास है और किसके पास कौन सा है, फर्क है दोनों में। एक तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भी कि नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, वो एनिमल कैसे अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट डिस्चार्ज करता है। नंबर 2, अगर मान लो उसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो उसका नाम क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि नहीं है, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, किडनी। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, किडनी। बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला एक्सक्रीटरी वेस्ट पढ़ेंगे, सबसे पहला एक्सक्रीटरी वेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज कौन सा, अमोनिया, NH3। NH3 सबसे पहला एक्सक्रीटरी वेस्ट का नाम है अमोनिया या NH3। देखो इसमें दो चीजें बताई थी, प्रोसेस को क्या बोलते हैं और एनिमल को क्या कहते हैं। बताइए प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपने कहा अमोनोटेलिज्म, बताइए एनिमल को क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। अमोनिया पता है कैसे डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज एज अमोनियम आयन, डिस्चार्ज एज अमोनियम आयंस वाया। कहां से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है दो जगहों से, एक होता है गिल्स, ये एक तो डिस्चार्ज होगा गिल्स से, अगर गिल्स नहीं है तो जनरल बॉडी सरफेस। कहां से डिस्चार्ज होगा, जनरल बॉडी सरफेस यानी इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है ना। और भाई इंटायर बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। या तो ये कैसे कहां से डिस्चार्ज होगा, या तो डिस्चार्ज होगा गिल्स के द्वारा, या तो कहां से डिस्चार्ज होगा, इंटायर बॉडी सरफेस। इज दैट क्लियर। अच्छा ये आपको पता है कि हाईली टॉक्सिक है, ये है हाईली टॉक्सिक एंड रेडियली इसको ऐसे लिख दो, एंड हाईली सोलुबल इन वाटर, सही है, हाईली सोलुबल इन वाटर, ठीक है। आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दें, ये इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि किडनी इसके डिस्चार्ज में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। बताइए कौन सा ऑर्गन इसके डिस्चार्ज में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, तो ध्यान दीजिएगा। किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल फॉर डिस्चार्ज ऑफ, किसके डिस्चार्ज के लिए, फॉर डिस्चार्ज ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया डिस्चार्ज के लिए किडनी कोई रोल प्ले नहीं करेगी, अमोनिया डिस्चार्ज के लिए किडनी कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा। अमोनिया डिस्चार्ज के लिए किडनी कोई रोल प्ले नहीं करेगी। फिर क्या है इंपॉर्टेंट बात, अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। चूंकि ये पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है
ये पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर बताया था मैंने। तो ये किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा? एक्वेटिक एनिमल का, टेरेस्ट्रियल एनिमल का कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का? हाँ, तो इट इज द मोस्ट कॉमन excretory waste, it is most common excretory waste of aquatic organisms। समझ रहे हो आप? aquatic organism यानी जलीय जीवों का, जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है, जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी जो पानी में रहते हैं उनका ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो पानी में रहते हैं उनका ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है। इंपॉर्टेंट बात ये है। इनका कोई एग्जाम्पल, जो पानी में रहते हैं, एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख देता हूं। मोस्ट ऑफ द बोनी फिश, मोस्ट ऑफ द बोनी फिश यानी ज्यादातर हड्डियों वाली मछलियों में, जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं उन मछलियों में बोनी फिश बोलते हैं। हमने आपको बताया था उसको कुछ लोग कहते हैं कांटे वाली मछली, जिनमें कांटे होते हैं। कांटे एक्चुअली किसके बने हैं? बोन के। तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बोनी फिश। नंबर टू जो होता है, एक होगा एक्वेटिक एम्फीबियंस। एक्वेटिक एम्फीबियंस में क्या आएगा? जैसे टैडपोल, टैडपोल इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड फाउंड इन वाटर। पानी के बाहर नहीं आ पाता, ये आपको पता होगा। और किस में होगा? और होगा, बताओ। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, तो इनमें भी पाया जाएगा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोडा में क्या आता है आपको पता ही होगा। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? इंसेक्ट्स ना। तो यानी एक्वेटिक इंसेक्ट्स इसी को बोला गया है एनसीईआरटी में, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? आर्थ्रोपोडा में आते हैं इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक आगे बढ़े। तो अमोनिया के बारे में सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई कि अमोनिया जो होता है वो किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, कौन कौन से जीव इसका एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया पानी में हाईली सोल्यूबल है। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक है, इसीलिए इसे ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है और इसके लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी वाले जीवों का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या दिया गया है? अमोनिया। इज दैट क्लियर? अब अगला वाला क्या है जरा बताओ। अगला क्या है? हाँ, अमोनिया के बाद यूरिया। तो हम लोग चले आगे, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। सेकेंड एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया। फार्मूला आप जानते हो, NH2CO NH2। याद है ना? अमोनिया जब यूरिया निकलता है तो कितने एक्सक्रीटरी वेस्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं? दो। पहला अमोनिया, दूसरा राइट। तो पहले तो बताओ क्या होता है, किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये बताओ। पहले एनिमल का नाम बताओ, प्रोसेस का नाम बताओ। पहले प्रोसेस का नाम बताओ, अब फिर एनिमल का नाम बताइए। तो प्रोसेस का नाम बताइए। प्रोसेस का नाम यूरियो
टैलिक, और ये यूरियो प्रोसेस का नाम पूछा है पहले। ये देखो प्रोसेस का नाम होगा यूरियोटैलिज्म, प्रोसेस का नाम है यूरियोटैलिज्म, और एनिमल का क्या नाम होगा? यूरियोटैलिक। सही है, प्रोसेस का नाम होगा यूरियोटैलिज्म और एनिमल को बोलेंगे यूरियोटैलिक। जैसे हम लोग क्या है, यूरियोटैलिक, और हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रही है उसका नाम यूरियोटैलिज्म। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूरिया का निर्माण कहां पे होता है, हमने आपको बताया था। देखो हमारा क्या होता है, जब हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो बनता है एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड कहां चला जाता है? लिवर। लिवर क्या करती है? लिवर की सेल में बताया था इसका क्या हो जाता है? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है आपको बताया था मैंने, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज आर यानी वेरिएबल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज एमिनो ग्रुप। इसी एमिनो ग्रुप को यहां पे रिमूव कर लिया जाता है यानी निकाल दिया जाता है। ये इसी को निकाल लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं डीएमिनेशन, एंड आफ्टर डीएमिनेशन इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया। डीएमिनेशन के बाद इसको किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया। तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया प्लस एक मॉलिक्यूल CO2 ये मिल करके क्या बना लेता है? ये बना लेता है यूरिया। तो यूरिया साइकिल कहां चली? यूरिया साइकिल कहां चलती है? लिवर में। तो यूरिया साइकिल लिवर की सेल में चली, और व्हाट इज दिस? दिस इज हिपैटोसाइट। यू नो वेरी वेल, दिस इज हिपैटोसाइट या फिर लिवर सेल, लिवर सेल, या फिर हिंदी में बोलते यकृत कोशिका। ये बन गया यूरिया, और मैंने आपको बता दिया था। यानी यूरिया क्यों बना? यूरिया का मेन पर्पस था कि ज्यादा ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल को कम टॉक्सिक में बदल देना, ताकि हम ज्यादा समय तक रोक सकें, क्योंकि हमारे आसपास पानी की कमी है। आसपास पानी की कमी है। क्यों? पानी वालों की तुलना में जो लैंड पर रह रहे हैं उनके पास तो पानी कम है ना। क्या हमारे सराउंडिंग में पानी ही पानी है? लेकिन अगर हम लोग फिश होते या हम लोग कोई एक्वेटिक एनिमल होते तो हमारी सराउंडिंग में क्या होता? पानी ही पानी होता। ठीक है ना। लेकिन हमारे आसपास पानी की कमी है, इसलिए ज्यादा जहरीले पदार्थ को पहले कम जहरीले पदार्थ में बदला गया, सो दैट वी कैन स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम, ताकि हम लंबे समय तक इसको स्टोर कर सके, और जब हमें जरूरत होगी तो हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो बताओ क्या होगा। यानी इन आवर बॉडी हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होती है? हाईली टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक वेस्ट, जिसका नाम है यूरिया, सो दैट वी कैन स्टोर this waste for some time, ताकि हम इसे स्टोर कर सके। दिस इज द एडेप्टेशन इन लैंड एनिमल्स। ये एडेप्टेशन है किसमें? लैंड एनिमल्स में। ये लैंड एनिमल्स में एडेप्टेशन आ गया। लैंड एनिमल्स में एडेप्टेशन इस तरीके से आ गया कि हम लोग ने हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया किसमें? लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस सो दैट वी कैन स्टोर इट फॉर सम टाइम। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास पानी की कमी है, और ये हमारे अंदर एक तरह का क्या हो गया? एडेप्टेशन। ये हमारे अंदर एक तरह का क्या हो गया? एडेप्टेशन। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई?
ये जो यूरिया हमारे लिवर में बना, इट विल कम आउट, ये बाहर आ जाएगा। कल बताया था कहां चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड के भी किस कंपोनेंट में, ब्लड में तो दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में आ जाएगा। और यू नो वेरी वेल कि ब्लड हर जगह फैला हुआ है, तो ब्लड को कहां भेज दिया जाता है, यहां आपको पता है, दिस ब्लड इज नाउ बीइंग सेंट टू द, ये हमारा प्यारा प्यारा क्या है, हार्ट में भेज दिया जाता है। इट इज द हार्ट दैट हर्ट्स यू, राइट, एंड ऑल्सो लव्स यू, हर्ट्स यू एज वेल एज लव्स यू। तो ब्लड में भेजने से पहले, मतलब ब्लड में भेजा गया, और ब्लड को पंप करने के लिए कहां भेज दिया जाता है, हार्ट में। अच्छा, अब हार्ट उसे पंप कर देगा। अब हार्ट पंप करके कहां भेजेगा, सभी ऑर्गन्स को कि किसी एक को, सबको भेजेगा। लेकिन उसमें से एक ऑर्गन हमारा किडनी भी है, बोलो मानते हो कि नहीं। बढ़े आगे, आगे बढ़े। अब देखो, हार्ट ने उसे पंप कर दिया। नाउ दिस ब्लड इज पम्प्ड, दिस ब्लड इज पम्प्ड and sent to different organ, sent to different organs यानी different अंग को भेज दिया गया, उनमें से इंक्लूडिंग किसको इंक्लूड करके, किडनी, इंक्लूडिंग किडनी। तो किडनी को भेजा गया, और मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी से, 20% ब्लड इज बीइंग पम्प्ड इन फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। हाउ मच अमाउंट, 20%। इट रिसीव्स 20% और 1/5 amount of blood from हार्ट। ये हार्ट से कितना ब्लड लेता है, 20%। 20% ब्लड इज रिसीव्ड बाय द किडनी विच कम्स फ्रॉम द हार्ट। तो इट रिसीव्स 20% और 1/5 अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे यूज होने वाला है। क्लियर है बात। बताओ, हार्ट से किडनी में कितना परसेंट ब्लड पंप किया जाता है, 20%। अच्छा, फ्रैक्शन में बताओ, 1/1/5 को ही तो 20% कहते हैं। हमने कहा 100 रुपए का 1/5 चाहिए, कितने रुपए हुए, 20 रुपए हुए। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब किडनी क्या करती है, किडनी फिल्टर दिस ब्लड, किडनी का काम है छन्नी की तरह काम करती है। तो किडनी फिल्टर्स दिस ब्लड, किडनी फिल्टर्स दिस ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। क्या बना लेती है, एंड फॉर्म यूरिन। और इसी यूरिन में क्या छान लिया गया है, यूरिया एसेट्रा। और उसके बाद क्या कर देगी इसको, इस यूरिया का क्या किया जाता है, दिस इज एक्सक्रीटेड आउट। बोलो सही है, एक्सक्रीटेड आउट यानी क्या, यूरिया को डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना। कहते हैं यूरिया को डिस्चार्ज कर दिया गया, है ना, यहां इसके द्वारा सुसु। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। यानी हार्ट से कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, हार्ट से कितना ब्लड पंप किया जाता है, किडनी उसे छान लेती है, और छानने के बाद क्या बना लेती है, यूरिन। और इसी यूरिन में क्या होता है, यूरिया। एंड दिस यूरिया इज नाउ बीइंग डिस्चार्ज बाय द बॉडी, एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ यूरिया इज नोन एज मिक्सचुरेशन। यूरिया डिस्चार्ज करने को या यूरिन डिस्चार्ज करने को क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। और हम पढ़ेंगे इसको आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम लोग इसको रीड करेंगे, समझेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई।
अच्छा, ये किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ना। यूरिया किसका होगा? लैंड एनिमल्स में। जैसे वो एक्वेटिक में था, ये किस में था? लैंड एनिमल्स लाइक। एक तो सबसे पहले हम लोग कौन है? मैमल्स, स्तनधारी। हमारे पास 3 लक्षण तुरंत देखने को मिल रहे हैं। पहला हेयर्स, दूसरा ईयर पिन्ना, और तीसरा मैमरी ग्लैंड। अगर ये 3 लक्षण हैं तो हम लोग क्या होंगे? मैमल। ठीक है ना? We can easily identify it by seeing 3 features. Number 1, ear pinna. Number 2, hairs. Number 3, mammary gland. Land animals like mammal, including man. इसमें हम लोग भी आएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मानव। और कौन आएगा? उसके अलावा आएंगे, याद करो, बोनी फिश का उल्टा कार्टिलेजनस फिश। इनके अंदर हड्डियां ना होकर के क्या होती हैं? कार्टिलेज। इनका शरीर किसका बना था? कार्टिलेज। तो कार्टिलेजनस फिश। ठीक है ना? उसके अलावा कौन से होंगे? लैंड एम्फीबियंस। लैंड एम्फीबियंस। फ्रॉग लैंड पे आता है कि नहीं आता है? टर टर की आवाज करता है कि नहीं करता है? अच्छा, जो टर टर की आवाज करता है ना, वो कौन है? वो मेल है। वो कौन है? मेल। और जो टर टर नहीं कर पाती, एकदम शांत स्वभाव की है, बिल्कुल एकदम कान में रुई डाल के बैठी हुई है, वो है फीमेल, मेढकी। मेढक की वाइफ मिसेस मेढक, है ना? यानी क्या? मेढकी। समझ में आई बात? तो जो 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 टर टर की आवाज कर रहा है ना, वो टर टर की आवाज नहीं है। मेल मधुर गीत गा के फीमेल को रिझाता है। मेल मधुर के गीत गा के फीमेल को रिझाता है। इनफैक्ट इट इज अ मेटिंग कॉल। ये इस बात का प्रतीक है। आपको टर टर लग रहा है, पर वो तो कह रहा है कि मतलब क्या? आई मिलन की बेला। ब्रीडिंग कॉल, दिस इज अ ब्रीडिंग कॉल। ठीक है ना? और मेढक कब टर पर करता है? बारिश में। तो बस बारिश में आई मिलन की बेला। सही है ना? किसके लिए है ये बेला? मेढक के लिए, आपके लिए नहीं। चलो, तो देखो क्या लिखा है। यूरिया, लैंड एनिमल लाइक मैमल, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कार्टिलेजनस फिश एंड लैंड एम्फीबियंस। लैंड एम्फीबियंस में अभी अभी बताया कौन? मेढक की मेढकी। दोनों दोनों होंगे लैंड पे, तो दोनों होंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या? एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। दूसरा दूसरा होता है सैलामेंडर, छिपकली जैसा होता है सैलामेंडर। इज दैट क्लियर? सैलामेंडर। अच्छा, पता है इस तरह के जीवों में कुछ यूरिया को यहां स्टोर कर लिया जाता है, यहां पे। सम यूरिया इज स्टोर्ड, सम यूरिया इज स्टोर्ड इन किडनी मैट्रिक्स। Some urea is stored in kidney matrix to maintain desired osmolarity. Desired osmolarity। बताओ, हम लोग या इस तरह के जीव जिनके अंदर यूरिया बनता है, वो यूरिया को थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। वो थोड़ा सा यूरिया कहां स्टोर कर लेते हैं? किडनी के मैट्रिक्स में। अभी हम पढ़ाएंगे आगे तो आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे ये बात। इससे क्या फायदा होगा? हम हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता अनुसार ऑस्मोलैरिटी है उसको नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब वी कैन मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी बाय स्टोरिंग द सम अमाउंट ऑफ यूरिया इन आवर किडनी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? यानी अगर हम मनचाही ऑस्मोलैरिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम जैसे जीव अपने किडनी के मैट्रिक्स में थोड़ा सा यूरिया स्टोर कर लेंगे, ताकि हमारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके, ताकि हमारी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। सबका यहां तक क्लियर है? देखो, तुरंत याद हो जाए कि नहीं याद हो रहा है? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, भागम भाग नहीं करना है।
आराम आराम से पढ़ो और जितनी बार आपको समझना है दोबारा एक बार देख लो, है ना। ये प्रॉफिट है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। खींचो खींचो। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। चलिए ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी लैंड वालों में ही होता है, लैंड एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वालों में ही होता है। अब है तीसरा यूरिक एसिड। अब गलत मत करना भाई, बताओ प्रोसेस का नाम और फिर एनिमल का नाम। बताओ प्रोसेस का नाम। यूरिको टेलिज्म। और एनिमल का नाम यूरिकोटैलिक। ठीक है। अच्छा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड requires least amount of water, least amount of water, actually it conserves the water, it conserves the water, ये पानी को संचित करता है। दूसरी बात, it is least toxic excretory waste, ये least toxic excretory waste है। और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है किससे, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से। किसके, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन सुना है ना, नाइट्रोजनस बेस, यू नो वेरी वेल। हम न्यूक्लिक एसिड लेते हैं तो न्यूक्लिक एसिड इज बीइंग डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और ये जब ये डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं दो। द फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज pyrimidine। दिस प्यूरिन इज नाउ मेटाबोलाइज्ड, जब ये मेटाबोलाइज्ड होगा तो कुछ वेस्ट बनेंगे, और यही वेस्ट क्या कहलाता है, यूरिक एसिड। बताओ यूरिक एसिड किसके मेटाबॉलिज्म से बन रहा है, प्यूरिन। यूरिक एसिड इज फॉर्म बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, यूरिक एसिड इज फॉर्म बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, काफी बार पूछा गया है कि यूरिक एसिड किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो आंसर आ जाएगा प्यूरिन। ये देखो मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। दिस इज फॉर्म्ड बाय द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। और ऐसा नहीं कि पिरामिड मेटाबॉलिज्म से कुछ नहीं बनता, उससे भी बनता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं उतनी चीजें बता रहा हूं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। और यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ excretory waste of RBI, that is RBI लिमिटेड। क्या बोला था, R फॉर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, सरीसृप में क्या आते हैं, सांप, छिपकली, कछुआ, ये सारे। B फॉर बर्ड्स यानी पक्षी, I फॉर इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, एंड लिमिटेड फॉर लैंड स्नेल्स। स्नेल्स कहां पे आते हैं, फाइलम मोलस्का में, फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं, फाइलम मोलस्का। इज दैट क्लियर।
बताओ ऐसी कौन सी चीज थी जिसका डिस्चार्ज किडनी द्वारा नहीं होता था? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। जब तक किडनी उसे छानती छानती किडनी की सेल खुद ही खराब हो जाती, इतना जहरीला है। इसीलिए जैसे ही वो बनता है इट इज इमीडिएटली डिस्चार्ज आइदर बाय द जनरल बॉडी सरफेस और बाय द गिल्स इन फिसेस। इज दैट क्लियर? पानी सबसे ज्यादा किस वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है? पानी सबसे ज्यादा किस वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है ना? एवरेज पानी किसके लिए रिक्वायर्ड है? यूरिया। और बिल्कुल लीस्ट वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। इज दैट क्लियर? सब कुछ यहां तक क्लियर हो गया? एक बार चलिए देखते हैं एनसीईआरटी और फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस का नाम, तो एनिमल का क्या नाम होगा? एनिमल का नाम होगा अमोनोटेलिक। प्रोसेस इज टेलिज्म एंड एनिमल इज टेलिक। ठीक है। एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे टैडपोल, मैनी बोनी फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सारे कैसे हैं? अमोनोटेलिक। देखो एनिमल्स को क्या बोला है? टेलिक। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेलिज्म इन नेचर। अमोनिया, अमोनिया इज रेडियली सोल्यूबल। मैंने यहां लिखवाया था हाईली सोल्यूबल, है ना? इसका मतलब होता है तेजी से घुलनशील है। हमने बोला कि बहुत ज्यादा घुलनशील है, एक ही बात है। इट्स जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। क्या कह रहा है? कैसे निकलेगा? बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस, है ना? इंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है। और कहां से निकल सकता है? गिल्स से निकल सकता है। गिल्स कहां पाई जाती है? फिशेस में। ठीक है। और किस रूप में निकलेगा? अमोनिया की अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। लिखा हुआ है किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी था, जस्ट अभी पूछा है, राइट? फिर आगे देखो, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन यानी लैंड वालों में क्या होता है? लैंड वालों में आवश्यकता है, नेसेसिएटेड मतलब आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कम टॉक्सिक सब्सटेंस हो, कम टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट डिस्चार्ज करना है। कम टॉक्सिक वाले का नाम दो हो सकता है, या तो यूरिया या तो यूरिक एसिड। इसमें ज्यादा टॉक्सिक कौन है? यूरिया। उससे कम टॉक्सिक कौन है? सबसे कम टॉक्सिक कौन है? राइट। और लिखा हुआ है इससे पानी की बचत भी होगी। सबसे ज्यादा पानी की बचत कौन करता है? सबसे ज्यादा पानी की लॉस कौन करता है? राइट, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आगे, मैमल यानी स्तनधारी, कितने कैरेक्टर? 3। पहला ईयर पिन्ना, दूसरा हेयर्स और तीसरा मैमरी ग्लैंड। इनको देख करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मैमल है कि नहीं। ठीक है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कौन? मेढक की मेढकी, दोनों, है ना? और बताओ आवाज निकालने की क्षमता किसके पास थी? हाँ, तो बोला नहीं था मेल मधुर गीत गा के फीमेल को रिझाता है। एक्चुअली इसलिए ये वर्ड बनाया ना, ताकि ये क्लियर हो जाए कि मेल क्या करता है? मेटिंग कॉल देता है किसको? फीमेल को। ये टर टर का मतलब है ब्रीडिंग पीरियड इज नाउ स्टार्ट। ठीक है ना? और हमें अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? और ब्रीडिंग पीरियड कब होता है? सर्दी, गर्मी, बरसात। हाँ, तो बरसात की एक रात को। एंड मैरीन फिशेस, ठीक है ना? तो क्या हुआ? मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट क्या डिस्चार्ज करेंगे? यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल को यूरियोटेलिक। प्रोसेस का नाम नहीं लिखा है, आप बताओ। यूरियोटेलिक। अमोनिया को अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बना, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? यूरिया में। कहां पे? लिवर में। ठीक है ना? इन एनिमल्स ने इसको कन्वर्ट कर दिया एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और ब्लड कहां गया? हार्ट में। हार्ट ने उसे पंप कर दिया कहां पे? एंड व्हाट अमाउंट इज पम्प्ड इनटू द किडनी बाय द हार्ट? 20% या 1/5, which is filtered and excreted out by the kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animal to maintain the desired osmolality. मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो आपकी किडनी की मैट्रिक्स में कुछ यूरिया को स्टोर कर लेते हैं। याद करो,
सारा नहीं निकालते, हम ही लोग हैं। हम लोगों की किडनी में भी आप देखोगे थोड़ा सा यूरिया स्टोर होता है, ताकि हम अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। और हमारी ऑस्मोलैरिटी को आप लोग मेंटेन कर लेते हैं, तभी तो हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हमारा यूरिन हमारे प्लाज्मा की तुलना में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। और आपको बता दूं कितने गुना, 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जबकि हमारे यूरिन की कितनी है? 4 गुना करो, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? आरबीआई लिमिटेड यानी रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लिमिटेड लास्ट में लैंड स्नेल, ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। किस तरह से डिस्चार्ज करेंगे? यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। चूंकि मैंने बताया था ये ना के बराबर पानी को यूज करते हैं, तो ये किस फॉर्म में लेते हैं, निकालते हैं? सेमी सॉलिड फॉर्म में। सेमी सॉलिड फॉर्म में। अरे जब क्रो वगैरह वो पिट कर देता ना, क्रो वगैरह, तो क्या होगा? देखा होगा, सेमी सॉलिड होती है ना कि सॉलिड होती है? सेमी सॉलिड, व्हाइट कलर का होता है ना? तो देखो क्या होता है, विच इज विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल, और प्रोसेस का नाम यूरियोटेलिज्म। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, देखो अपने सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई भी चीज छूटी नहीं है, और हर चीज आपके दिमाग में होगी। होगी कि नहीं होगी? क्या ये वर्ड मैंने यूज किया था कि हम लोग एनिमल किंगडम का सर्वे करेंगे और ये चेक करेंगे कि किसके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और है भी कि नहीं? ये भी बात है ना। पहले तो ये चेक करेंगे कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे करेगा, है तो कैसे करेगा? ठीक है ना। तो अभी मैं आपको पहले ये पढ़ा दूं, फिर एनसीईआरटी से इसको आगे बढ़ेंगे। ये वाली लाइन भी जरा ऐड कर लीजिएगा। इसको कैसे डिस्चार्ज किया जाता है? डिस्चार्ज एज पैलेट्स और पेस्ट। यानी क्या? सेमी सॉलिड फॉर्म। क्योंकि ये पानी को क्या करता है? कंजर्व करता है। पानी को क्या कर देता है? कंजर्व। ये पानी को क्या कर देता है? कंजर्व। ये देखो, इस तरीके का व्हाइट कलर का पेस्ट निकलता है ना, यही होता है यूरिक एसिड। आपको पता है यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स एंड साइकिल। यूरिया कौन से दो वेस्ट को निकाल लेता है? अमोनिया और CO2। ठीक है ना। और निकालने के बाद कहां भेज देता है? किडनी। किडनी उसे फिल्टर करके किस रूप में निकाल देती है? यूरिन। और कुछ कुछ अमाउंट अपने अंदर स्टोर कर लेती है, ताकि हम अपनी मन चाहे ऑस्मोलैरिटी को अचीव कर सके। राइट। अब हम चल रहे हैं एनिमल किंगडम का सर्वे कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसको पहचानते होगे? व्हाट इज दिस? टेपवर्म, फीताकृमि। टेपवर्म या फीताकृमि। ठीक है ना। ये किस फाइलम में आता है? आंसर आएगा प्लेटी हेलमेंथीज, क्योंकि प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथीज का मतलब हो गया क्रमी, है ना, वर्म्स। तो ये फ्लैट वर्म्स है। फ्लैट वर्म चपटे क्रमी को बोलते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? चपटे क्रमी को बोलते हैं। समझ में आई बात? और इसमें आता है टेपवर्म। टेपवर्म से एक रोग भी होता है। क्या नाम है इसका? टीनियासिस। सुना होगा, क्या नाम है? टीनियासिस। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? चलो अब देखो, सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं। पहले दो बातें लिख लें, पहले दो बातें लिख लो।
जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे करते हैं, ठीक है, जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे करते हैं तो हमें पता चलेगा, तो हमें पता चला कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पहली बार फाइलम, किस फाइलम में बने? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसको बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। ठीक है, चपटे क्रमी। फ्लैटवर्म्स को कौन से क्रमी कहते हैं? चपटे क्रमी। एग्जाम्पल है टेप वॉर्म, टेप वॉर्म। और एक और है बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल, प्लेनेरिया। इसको मानते चाकू की धार के नीचे अमर, आप इसके चाकू से जितने भी टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना लेगा। इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पाई जाती है, यानी पुनरुद्भवन। सुना है कि नहीं सुना है? पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन पावर, चाकू की धार के नीचे अमर, यानी कि इमॉर्टल अगेंस्ट द शार्पनेस ऑफ नाइफ। इसके अंदर ट्रू रीजनरेशन होता है, याद रखिएगा मैं जो बात बता रहा हूं, और ये आएगा अपने सिलेबस में है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो पहली बार फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में बना। इसका मतलब एक काम करें, यहां लिख दें प्लेटीहेल्मिन्थीस, यहां लिख देते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस, यानी फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स। उसके पहले जितने भी फाइलम थे सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट था, और यहां से और इसके बाद सब में कैसा है? प्रेजेंट है। बोलो, प्लेटीहेल्मिन्थीस और उसके आगे जितने भी फाइलम मिलेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है कि उन सब के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे, क्योंकि एक बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन गया तो दोबारा विलुप्त नहीं होगा, दोबारा विलुप्त नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हम आपको एनिमल किंगडम भी अभी से थोड़ा थोड़ा देखो क्लियर करा दे रहे हैं, अभी से थोड़ा थोड़ा एनिमल किंगडम के बारे में जानकारी देते चल रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे याद करोगे तो नहीं याद होगा। ठीक, अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, क्या उठता है सर? ये उठता है कि अगर इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है तो ये कैसे करेंगे एक्सक्रीशन? तो जवाब वही है जो हमेशा बताते, जुगाड़। जुगाड़ क्या है? इंटायर बॉडी सरफेस। रेस्पायरेशन भी कहां से करते थे? इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। वैसे ही एक्सक्रीशन भी कहां करेंगे? इंटायर बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। यानी दे एक्सक्रीट वेस्ट वाया थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? ये लोग कैसे करेंगे? इंटायर बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, इंटायर बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? इंटायर बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अब सवाल ये उठता है कि इसके पास कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट है? इसके पास कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट है? इसके पास तो देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सॉरी मैं वेस्ट बोल गया था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? कोई नाम तो होगा ना। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना है तो नाम भी तो होगा। अगर घर पे बेबी पैदा हुआ है तो नाम भी तो रखोगे, है ना, बाबू सोना जो भी रखोगे, है ना।
कोई नाम तो होगा, चिंटू, मिंटू, चिंकी, पिंकी, है ना? तो कुछ तो नाम रखोगे ना। तो वैसे इसका भी तो कोई नाम होगा, है ना? इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मतलब बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, और नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। इज दैट क्लियर? क्या नाम होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया। बताओ कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या बना। पहले फिलहाल पहली बार प्लेटी हेलमिंथेस में क्या बना? पी फॉर प्लेटी हेलमिंथेस, पी फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया सिर्फ प्लेटी हेलमिंथेस में ही नहीं बल्कि कुछ और जगहों पे भी पाया जाता है। इसी का पता है दूसरा नाम क्या होता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज सोलिनोसाइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोलिनोसाइड, या इसका एक और नाम है फ्लेम सेल, क्योंकि आपको ये आग के फ्लेम जैसे दिखाई पड़ेगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी मैं इसका फिगर दिखाऊंगा और फिर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपको पता है हम लोग डेली एनसीईआरटी के अलावा कुछ करते ही नहीं। बताओ ये इस बात की तो गारंटी है ना कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आती है। आपने टेस्ट पेपर भी दिया होगा, देख लो, एनसीईआरटी से ही पूरा बनाया जा रहा है। स्टेटमेंट, सर्जन रीजन, फलाना धमाका। प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलिनोसाइट या फ्लेम सेल, ये उसके दूसरे नाम है। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया और कहां पाया जा सकता है? प्रोटोनेफ्रिडिया ऑल्सो प्रेजेंट इन, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन। मेरे पास एक हिंट है, हिंट है मेरे पास, कहां प्रेजेंट होता है उसके लिए एक हिंट है। हिंट है पर्क। एक चॉकलेट आती है पर्क, है ना? लेकिन वो उसकी स्पेलिंग दूसरी है, ये अपनी वाली चॉकलेट है, बायोलॉजिकल चॉकलेट। ये कौन सी चॉकलेट है? बायोलॉजिकल चॉकलेट। क्या नाम है इसका? हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय अविनाश सर, है ना? तो पेश है आपके लिए पर्क, है ना? क्योंकि ये आपके जुबा को चॉकलेटी कर देगा, गुलाब वो केसरी नहीं, चॉकलेटी, है ना? तो पर्क आज से जुबा केसरी, केसरी खाओगे, है ना? जुबा चॉकलेटी। तो पी फॉर क्या? पी फॉर प्लेटी हेलमिंथेस में पाया जाएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया पी फॉर कहां पाया गया? प्लेटी हेलमिंथेस में तो पाया ही गया भाई साहब। ये पी ए कर देना, ये ए होगा, पी ए आर सी, पार्क। ए फॉर एनिलिड, लेकिन यहां याद रखना एनिलिड्स में सम लगा लेना, सम एनिलिड। एनिलिड याद रखना, पर ये याद रखना सब में नहीं, इसमें, और स्पेशली किसमें? अर्थ वॉर्म, अर्थवर्म, केचुआ। और आर फॉर रोटीफर, रोटीफर भी एक एनिमल होते हैं, निमेटोडा को बिलोंग करते हैं, रोटीफर। और सी फॉर सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, सी फॉर सिफेलो कॉर्डेटा। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई।
चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो भाई, नाश्ता वास्ता करके आए करो, करके आए लेके आए हो दोनों, अरे वाह, कभी हमें भी खिला दिया करो। हिंट, एक फार्मूला है ABCL, और ये वास्तव में कंपनी थी, किसकी कंपनी थी? अमिताभ बच्चन जी की, जो कि बैंकक्रप्ट हो गई। बैंकक्रप्ट समझते हो ना, दिवालिया, दिवालिया, दिवालिया हो जाना मतलब इसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट हो जाना, मतलब किसी के पास पैसे हो बहुत सारे और बिल्कुल से कर्जे में आ जाए तो उसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना, है ना, है ना, दीवानगी नहीं बोला है, दिवालिया बोला है। चलो, तो अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, ये वास्तव में उनकी कंपनी का नाम था, प्रोडक्शन हाउस था, जैसे रेड चिली किसका है? शाहरुख खान का, वैसे ये भी। तो ए फॉर याद रखना एम्फिऑक्सस, ए फॉर एम्फिऑक्सस, बी फॉर ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, सी फॉर सिफेलोकॉर्डिटा का मेंबर है। और ध्यान से बात सुनना, इसकी बॉडी लेंस लाइक होती है, इसीलिए इसको लेंसलेट भी कहते हैं, इसीलिए इसको लेंसलेट भी कहते हैं। और मैं अभी आपको इसकी इमेज दिखाता हूं। तो ए फॉर एम्फिऑक्सस, बताओ एम्फिऑक्सस का ही दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा, बताओ ये किसको बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है? दिस इज सब फाइलम, दिस इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा का सब फाइलम है, दिस इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। आप कॉर्डेटा जब पढ़ोगे ना तो दिस इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का सब फाइलम है, और इसकी बॉडी लेंस लाइक है, दैट इज वाई नोन एज लेंसिलेट। बताओ एम्फिऑक्सस का ही दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस सब फाइलम को बिलोंग करता है? सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। चूंकि नाम में ही छुपा है भाई, क्यों रटते हो, क्यों रटते हो? सिफेलो के आगे क्या लिखा हुआ है? तो किसका सब फाइलम है? फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है। फाइलम से छोटा, इंस्पेक्टर से छोटा, सब इंस्पेक्टर, है ना, वैसे ही फाइलम से छोटा सब फाइलम। तो ये कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, नाम पड़ा क्या? सिफेलोकॉर्डेटा। और लेंस लाइक बॉडी होती है तो लेंसलेट भी कहते हैं। समझे मैंने ये बात किसके लिए लिखाई है? ये बात इसके लिए लिखाई है, सिफेलोकॉर्डेटा के लिए। इसके अंतर्गत कौन आता है उसका एग्जांपल बताया मैंने आपको। इसके अंतर्गत कौन आता है? एम्फिऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा, और बॉडी लेंस लाइक है, दैट इज व्हाई नोन एज लेंसलेट। बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम? फाइलम पूछा जाए तो कॉर्डेटा, एंड सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है? देखो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां पे है, एनीलिडा में अर्थवम आता है, मैं बता रहा हूं, लेकिन हाँ उस अर्थवम में ये नहीं होता, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं होता, नेफ्रीडिया होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ये नहीं बोला था कि एनीलिडा में अर्थवम आता है, ये मैंने बोला था। ये मत समझो कि यहाँ पे कि एनीलिडा में यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया सर ने बताया है तो अर्थवम में प्रोटोनेफ्रीडिया होगा। ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर लो, ये मैं इसलिए हटा रहा हूं, क्यों? इसके अंतर्गत कौन आता है बताओ? एनीलिडा के अंतर्गत कौन आता है? अर्थवम। पर अर्थवम में प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं होता है, अर्थवम में थोड़ा एडवांस होता है, वो होता है नेफ्रीडिया। तो ध्यान देने की बात यह है कि एनीलिडा के अंतर्गत पहले बताओ अर्थवम आता है कि नहीं, परंतु उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दिस इज नॉट प्रोटोनेफ्रीडिया। केवल कुछ ही एनिलिड्स हैं जिनमें क्या पाया जाता है? ज्यादातर एनिलिड्स जैसे अर्थवम को मिला ले तो उसमें पाया जाता है इससे एडवांस वाला। अब एडवांस क्या होगा? एडवांस क्या होगा? समझ में आई बात? इसीलिए मैंने वहां पे, देखो हमें मालूम है ना बच्चे कहां कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने वहां से चीजें हटा दी, क्योंकि देखो ये चीज अनुभव से आती है।
यहां क्लियर कराना चाहेंगे? मोस्ट ऑफ द एनिलिड, आप पहले किसकी बात कर रहे थे, सम एनिलिड की मोस्ट ऑफ द एनिलिड? अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द एनिलिड, मोस्ट ऑफ द एनिलिड, यानी मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स। जैसे अब यहां लिख दो आराम से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अर्थवम, अर्थवम यानी केचुआ, इनमें क्या होता है, इनमें नेफ्रीडिया होता है, इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, किसमें मदद करता है, एक्सक्रीशन में, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। अब आ जाओ आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा के आगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं ना, इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कॉकरोच, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच। इनमें क्या पाया जाता है, अगर आपको याद हो तो, याद हो तो इनके जो वो होते हैं गट, इनके गट में 3 भाग होते हैं भाई। कौन कौन से 3 भाग, फोर गट, दिस इज मिड गट, एंड दिस वन इज हिंड गट। और यहां पर, यहां से बहुत सारे येलो कलर के ट्यूब्स निकले रहते हैं, है ना। दिस ट्यूब इज नोन एज, याद है कुछ, दिस इज नोन एज मालपिगियन, मालपिगियन टिब्यूल या मालपिगियन ट्यूब, मालपिगियन टिब्यूल्स। और कलर कैसा होता है बताओ, कलर कैसा है, येलो, और नंबर में 100 से 150। और कहां पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन यहां आएगा, देखो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर होता है। रुको थोड़ा सा, ये एरो दिक्कत कर रहा है तो ये एरो चेंज कर लो। ये मिडगट यहां तक मानो, यहां से लेके यहां तक मिडगट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे हिंडगट हुआ। ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये हिंडगट। तो बताओ किसके किसके जंक्शन पर है, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर पाया जाता है। और जो आप लोग बता रहे हो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, वो पाया जाता था 6 से 8 हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका का दूसरा नाम गैस्ट्रिक सीका, हिपैटिक सीका का दूसरा नाम, हाँ। तो ये 100 से 150 होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ, किसके जंक्शन पर, देख के बताओ, मिडगट एंड हिंडगट, midgut and hindgut, at the junction of midgut and hindgut. Is that clear? यहां तक हो गया, अब आगे बढ़े। तो आर्थ्रोपोडा में यहां तक हो गया। अब एक होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में आता है झींगा मछली, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉन। सुना है कि नहीं सुना है? तो झींगा मछली पे बात करते हैं हम लोग। तो मालपिगियन टिब्यूल भी क्या करता है, मालपिगियन टिब्यूल भी एक्सक्रीशन में मदद करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब देखो,
एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे क्रस्टेशियंस, और एग्जाम्पल है प्रॉन। प्रॉन को बोलते हैं झींगा मछली। एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रू फिश, ये कोई ट्रू फिश नहीं है। ये है क्या? ये है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, पानी में पाए जाने वाले कीड़े, पानी में पाए जाने वाले कीड़े। पर ये मछली जैसे तैरते हैं तो इसको बोला गया झींगा मछली। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जैसे क्रस्टेशियंस, एग्जांपल है प्रॉन, झींगा मछली। इनमें कैसे होता है? वाया एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, और ये ग्रीन कलर की होती है तो ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। तो एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड से होता है, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड से होता है। एंटीनरी ग्लैंड का दूसरा नाम, क्योंकि ग्रीन कलर की होती है, अभी मैं सब दिखाऊंगा आपको, तो ये ग्रीन कलर की होती है इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रीन ग्लैंड। अच्छा, एक रूल बता दूं, एक रूल है, यूनिवर्सल रूल है। क्या है यूनिवर्सल रूल? एक रूल है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मेन पर्पस होता है, प्राइमरी रोल होता है ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी रोल होता है ऑस्मोरेगुलेशन और सेकेंडरी रोल होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट मीन्स एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, उत्सर्जन। और इसको हिंदी में बोलते हैं परासरण नियंत्रण। किसी भी उत्सर्जी अंग का प्राइमरी काम क्या है? किसी भी उत्सर्जी अंग का प्राइमरी काम क्या है? प्राइमरी काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है अपने बॉडी का परासरण नियंत्रण करना। ये होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तो परासरण नियंत्रण, किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राथमिक काम क्या है? परासरण नियंत्रण। और सेकेंडरी काम क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट मींस एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन, ये रूल है। आपको लगता होगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी काम है उत्सर्जन, तो आप गलत हो। उसका प्राइमरी काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड सेकेंडरी काम है उसका क्या? राइट, एक्सक्रीशन। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है, ये आपका बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी का फ्लूइड है, तो आपकी बॉडी फ्लूइड में दो चीजों को नियंत्रित करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। एक चीज वाटर, एक चीज सॉल्ट। दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। Is that clear? आपने देखा होगा गर्मी का समय चल रहा है, भयंकर उमस है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा हम लोग बाहर निकलते हैं पसीना बहुत ज्यादा निकल जाता है,
पसीना बहुत ज्यादा निकल जाता है तो हमारे पानी और नमक की मात्रा भी निकल जाती है। अगर हम पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि आपके शरीर के अंदर जो खून है उसके अंदर पानी और नमक असंतुलित हो गया, जबकि संतुलित रहना चाहिए था। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, नींबू पानी पी लो, पानी में इलेक्ट्रॉल घोल के पी लो, ग्लूकोन डी पी लो, क्योंकि जब पीते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। और क्या मिल जाता है, पानी। तो पानी और नमक की मात्रा को मेंटेन करने के लिए ही गर्मियों में यही सब होता है। शिकंजी पी लो, है ना, नींबू पानी पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, और भी बहुत सारे, छाछ पी लीजिए। तो सब में क्या होता है, सब में छाछ में नमक मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, पानी भी मिल गया, दही के एक्सट्रैक्ट भी मिल गए, दही की तासीर ठंडी होती है, पेट को ठंडक देगी, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो प्रोबायोटिक्स की तरह काम करते हैं, वो हमारे खाना पचाने को के रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज और आप नोटिस करो, दो तरह के जीव है, एक है इनवर्टिब्रेट जो कि सिंपल है, और एक है वर्टिब्रेट्स जो कि कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, सॉरी, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो होता है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। इनमें पाया जाता है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं कोई विशेष शेप नहीं बना रहा हूं, बस ऐसे ही, दिस इज कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। एक में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म है, एक में है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसा है, सिंपल, और एक का कैसा है, कॉम्प्लेक्स। एक का सिंपल और एक का कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म जो कि किस में पाए गए, इनवर्टिब्रेट्स में, और एक होता है वर्टिब्रेट्स में जो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। इज दैट क्लियर। सारी बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पहली बार कहां बना, पहली बार कहां बना था, पहली बार बना था प्लेटी हेलमिंथेस में। ये देखो, पहली बार कहां बना था, प्लेटी हेलमिंथेस में। और बिल्कुल देखो, आग जैसा नहीं लग रहा है। इसका नाम है फ्लेम सेल, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर क्या बोला था, सोलिनोसाइड। फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइड किस फाइलम में बना था पहली बार, प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस में क्या आते हैं, फ्लैटवर्म्स। क्या आते हैं, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म फीता कृमि को बोलते हैं। इसकी बॉडी रिबन जैसी चपटी होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है, रिबन जैसी चपटी, बिल्कुल चपटी, नाम बोलते हैं चपटे कृमि। क्लियर है। और देखो, ये फ्लेम की तरह दिख रहा है। ये क्या है, ये एनिलिड। एनिलिडा में, मोस्टली एनिलिडा में क्या पाया जाता है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट फिल्टर्स फ्लूइड इन द सीलोम, यानी एक्सक्रीटिया
नेफ्रिडिया क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो फिल्टर कर देगी किसको, बॉडी के फ्लूइड को। अब ये देखो ये क्या है, ये एम्फिऑक्सस है। एम्फिऑक्सस लेंस जैसा दिख रहा है, कौन सा लेंस, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। ये वाला लेंस कौन सा होता है, ये वाला, यहां से ऐसे ऐसे सीधे देखो, ये वाला लेंस कौन सा है, बस इसी को उल्टा करके ऐसे लटका दिया गया है, देखो। तो बाई कॉन्वेक्स उभय उत्तल, उभय उत्तल उसके जैसे दिखता है। और इसी के लिए फार्मूला बताया था ABCL, A फॉर एम्फिऑक्सस, B फॉर ब्रैंकियोस्टोमा, C फॉर सिफेलोकॉर्डिटा और L फॉर लेंसिलेट, क्योंकि लेंस जैसा होता है। और ये देखो मिडगट, ये देखो हिंडगट, यहां से कुछ ये निकल रहे ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का नाम क्या है, मालपिघन ट्यूब्यूल्स। नंबर कितने होते हैं, 100 से 150। नंबर कितने होते हैं, 100 से 150। कहां पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच में, ठीक है ना, उनमें पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, ये हीमोलिम्फ से कुछ सॉल्ट और ये सब को एब्जॉर्ब करके ट्यूब के अंदर भेज देता है, ट्यूब मिडगट में मिला देते हैं, मिडगट इनको फीकल मटेरियल के रास्ते से बाहर निकाल देता है। देख लो, मिडगट इन्हें फीकल मटेरियल के रास्ते से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है सारी बातें, सारी बातें क्लियर है यहां तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये देखो क्या है, ये झींगा मछली है, क्रस्टेशियंस है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, झींगा मछली। खाने वालों को कह रहा हूँ हाँ अभी तो सावन चल रहा है, नहीं तो खा लेते, है ना। चलो, तो ये बात क्लियर हो गया। और ये देखो, ये इसका थोड़ा सा एक कार्टूनिक फॉर्म है, तो इसमें देख पा रहे हो ये इसका एंटीना है, ये देखो ये इसका एंटीना है। और ये देखो एंटीना के बेस पर एक ग्लैंड पाई जा रही है, दैट इज एंटीनरी ग्लैंड। एंटीना के बेस पर एक ग्लैंड पाई जा रही है, नाम बोलो, किस कलर की है, नाम क्या पड़ा, एंटीनरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड का दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड, ग्रीनलैंड नहीं, ग्रीनलैंड के ग्रीन ग्लैंड, हाँ ग्रीनलैंड पहुंचे जा रहे हो, भारत में रहो, ग्रीनलैंड फॉरेन में है। ये अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये किसका है, अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन में वन पेयर किडनी, वन पेयर ये ट्यूब जहां से किडनी ये यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, इसे बोलते हैं यूरिटर, यूरिटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या हो जाएगा, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बाद ये यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर ये यूरिन बाहर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या क्या आएगा, नंबर 1 वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरिटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरिथ्रा। इज दैट क्लियर। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसमें ये एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रीनल, और ऊपर की तरफ है तो नाम क्या पड़ा, सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे, सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। अच्छा, आपको पता है कि हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत है। कौन से ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। तो ये देखो रेड वाली पाइपलाइन ला रही है इसको ब्लड, और ये ब्लू वाली पाइपलाइन वापस ब्लड ले जाएगी। कौन सा ब्लड ले जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। ये बात आपको पता है, अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पूरा किया हुआ है कि हार्ट क्या करता है, हार्ट कौन सा ब्लड पंप कर देता है, एक बॉडी को कौन सा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से कौन सा ब्लड वापस ले जाता है। तो देखो ये वाला एरोटा से आ रहा है, याद है एरोटा, ये एरोटा से ब्लड आ रहा है, देखो किडनी के अंदर चला गया, और ये देखो ये यहां से वेन निकली और ये चली गई किसमें, वेना कावा, याद है वेना कावा। अच्छा, 2 वेना कावा होता है, ये हार्ट यहाँ पे है, तो जो ऊपर से लाया सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से लाया किडनी यहां है भाई साहब, कहीं यहां पे। अब बताओ, हार्ट के तो नीचे ही है ना, हार्ट के नीचे है, तो किससे कहां पे लाएगी, इंफीरियर वेना कावा कि सुपीरियर वेना कावा, है ना। हार्ट अपने नीचे से ब्लड इंफीरियर वेना कावा द्वारा रिसीव करता है और ऊपर का ब्लड सुपीरियर वेना कावा द्वारा रिसीव करता है। याद आया, इतनी बातें क्लियर है। सबसे मोटी आर्टरी का नाम इंफीरियर वेना, सबसे मोटी आर्टरी का नाम एरोटा, और सबसे मोटी वेन का नाम इंफीरियर वेना कावा। सबसे मोटी आर्टरी एरोटा, सबसे मोटी वेन
इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर, ये देखो सुपीरियर वाला हिस्सा इसलिए ज्यादा मोटा नहीं होता है क्योंकि वो छोटा सा है, और नीचे वाला हिस्सा देखो इतना सारा बड़ा है, तो किधर की वेन मोटी होगी? नीचे वाली। इंफीरियर की सुपीरियर? इंफीरियर की सुपीरियर, राइट। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है हम लोगों को? फिर हम लोग किडनी के अंदर देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट है, जैसे हार्ट के, जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ा था लंग्स में, लंग्स की सबसे छोटी यूनिट का नाम, लंग्स की सबसे छोटी यूनिट का नाम एल्विलाई, है ना। वैसे ही बताओ, वैसे ही हमारे किडनी की सबसे छोटी यूनिट का नाम नेफ्रॉन। समझ में आई बात? तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे, फिर नेफ्रॉन्स के और अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, फिर उसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर ग्लोमेरुलस क्या होता है, फिर ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे कि ब्लड इधर से आएगा उधर से चला जाएगा, ठीक है। फिर नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो टाइप के होते हैं, कुछ छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े, ठीक है। फिर हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो यूरिन किस तरीके से बनता है, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोगों को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन अभी करना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। क्या होगा हमारे पास? पहले तो बताओ कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी ना। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी, यानी उदर गुहा में। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरिटर, वन यूरिनरी ब्लैडर, और वन क्या? यूरिथ्रा। ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी। हमारी जो किडनी होती है ना, हमारी जो किडनी होती है ना, वो बीन शेप होती है। हमारी किडनी कैसी होती है? बीन शेप। हमारी किडनी जो होती है ना, वो बीन शेप होती है। हमारी किडनी कैसी होती है? बीन शेप्ड। हर एक किडनी का वेट कितना होता है? 10 से 120 से, वेट पूछा है ना, 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम ईच। हर एक किडनी की बात कर रहे हैं। वेट होता है 120 से 170 ग्राम, और बीन शेप की होती है। और किडनी के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? रीनल टर्म है, रीनल। जैसे उसके लिए हार्ट के लिए कार्डिक, और लिवर के लिए हिपैटिक, लंग्स के लिए पल्मोनरी, गिल्स के लिए ब्रैंकियल। याद आया? ठीक है ना। स्किन के लिए क्यूटेनियस। वैसे ही टर्म इसके लिए है रीनल, रीनल फेल्योर यानी किडनी फेल्योर, रीनल प्रॉब्लम्स मतलब किडनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो बीन शेप्ड, वेट है इतना, इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका जो कलर होता है
वो होता है रेडिस ब्राउन, बिल्कुल एक एक लाइन कवर्ड मिलेगी आपको। और इसका जो पोजीशन होती है, इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है डॉर्सल एब्डोमिनल रीजन। ये कौन सा एरिया है? डॉर्सल और एब्डोमिनल रीजन है ना, तो डॉर्सल एब्डोमिनल रीजन, डॉर्सल एब्डोमिनल रीजन से चिपकी रहती है। इस तरह की किडनी को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। एनसीईआरटी में ये शब्द नहीं दिया, लेकिन ये इसका मीनिंग यही निकलता है, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। हमारी किडनी डॉर्सल वॉल से चिपकी रहती है, रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। और किडनी इज प्रोटेक्टेड बाई, किडनी को प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्टेड बाई, यहां से रिप्स होती है। कौन सी रिप्स? पसलियां। पसलियां 12 पेयर होती है, देखो यहां से लेके यहां तक 7 पेयर, फिर 8वीं वाली 7वें में घुस गई, 9वीं वाली भी 7वें में, 10वीं वाली भी 7वें में, अब 11 वाली कहीं नहीं होती, 11 वाली ऐसी होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहां से ऐसे निकली होती है, कहीं नहीं जुड़ती हैं, फ्री होती है, उनको फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, उनको फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो प्रोटेक्टेड बाई फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स कौन कौन से वाली पेयर होती है? 11th एंड 12th पेयर, 11वें नंबर वाली और 12वें नंबर वाली पेयर। तो समझ में आई बात? किडनी की सारी प्राइमरी जानकारी मिल गई। किडनी को कवर कौन करता है? किडनी इज कवर्ड बाय द टफ मेम्ब्रेन, किडनी इज कवर्ड बाय टफ मेम्ब्रेन, दिस इज कवर्ड बाय टफ कोट, नाम भी होगा, दैट इज रीनल कैप्सूल, या सिर्फ कैप्सूल बोलते हैं, एनसीईआरटी ने सिर्फ कैप्सूल लिखा होगा। रीनल वर्ड तो किडनी के चक्कर में लगा दिया, रीनल वर्ड तो किडनी के चक्कर में लगा दिया। और किडनी में एनाटॉमिकली किडनी में 2 भाग दिख रहे हैं, एक है बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। और किडनी के ऊपर की ग्लैंड का क्या नाम बताया था? किडनी के ऊपर की ग्लैंड का क्या नाम होता है? एड्रीनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड। और किडनी की तरह ही इसमें भी 2 भाग होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। किडनी की तरह इसमें भी 2 भाग होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। इज दैट क्लियर? किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज करते हैं, किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है, हमारी किडनी प्रोटेक्टेड होती है फ्लोटिंग रिप्स द्वारा। किडनी के कैप्सूल को रीनल कैप्सूल कहते हैं। हालांकि किडनी के चारों तरफ 2 और कवरिंग होती है, पर आपके एनसीईआरटी में है नहीं, पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी के बाहर आना नहीं तो एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं, क्योंकि पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। आप 1 महीने आप पढ़ सकते हो डेली 2 घंटे डाइजेस्टिव सिस्टम, 1 महीने सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 महीने एक्सक्रीटरी सिस्टम, 1 महीने 2 महीने नर्वस सिस्टम, 15 दिन सेंसरी ऑर्गन, तो कितने महीने निकल गए? सिलेबस में कितना कुछ है, और आपके 6 महीने केवल 6 चैप्टर में निकल जाएंगे, समझे? तो सिलेक्ट होने के लिए स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी का जमाना है, हार्ड स्टडीज का नहीं। हार्ड स्टडीज का जमाना चला गया, अब स्मार्ट स्टडीज वाले जमाने आ गए, है ना? जो स्मार्टली पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा, जो स्मार्टली नहीं पढ़ेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम सेलेक्ट होंगे कि हम रिजेक्ट होने से बचेंगे? हम रिजेक्ट होने से बचेंगे, यानी गलतियां नहीं करेंगे तो सिलेक्ट हो गए, गलतियां करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हैं?
ये देखो, ह्यूमन किडनी में क्या होता है, एक पेयर किडनी होगी, मतलब हम लोगों के पास एक पेयर किडनी होगी, एक पेयर यूरिटर होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, एक यूरिथ्रा होगा, और किडनी रेडिश ब्राउन होती है, देखो शेप में बीन शेप की होती है, और सिचुएटेड बिटवीन द, अभी ये मैंने नहीं बताया, लेवल लेवल कल बताऊंगा। और कहां प्रेजेंट होती है, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इसी को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हर एक किडनी का जो वेट होता है वो वेट 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 गया कहा, ये वेट होता है 120 से 170 केजी, 170 ग्राम, केजी नहीं। फिर देखो यहाँ पे लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है, 5 से 7, और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और किडनी में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, कहीं लिखा होगा आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ये किडनी में 2 जोन होते हैं, इन साइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला। अभी हमने इतना ही कवर किया है, क्योंकि अभी आज हमने इंट्रोड्यूस किया है, कल अब चलेंगे किडनी के सारे फीचर्स को स्टडी करेंगे, उसके अंदर देखेंगे, उसकी यूनिट को स्टडी करेंगे, उसके अदर फंक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये कल होगा, रुकिएगा। चलो ये कुछ क्वेश्चन बताओ। अगर हमने एनिमल किंगडम का सर्वे किया तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिले, इन वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो बोला गया कि कितने स्टेटमेंट्स सही और गलत हैं, ये चूज करना है। बताओ पहला क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्रेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, सही है ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया एंड एम्फिओक्सस हैव प्रोटोनेफ्रिडिया इज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, सही है ना। प्लेनेरिया और एम्फिओक्सस है प्रोटोनेफ्रिडिया, भाई प्लेनेरिया उसमें आया था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, करा दिया था एक्स्ट्रा पॉइंट, और दूसरा एम्फिओक्सस आया था सिफेलोकॉर्डिटा में, वो भी करा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, बता दिया गया था ना। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड, सही है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ये ऑस्मोरेगुलेशन की बात कर रहा है, सही है। मालपिगियन टिब्यूल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एंड मोलस्क, मोलस्क नहीं बताया था, मोलस्का नहीं बताया था, गलत हो गया। एंटीनर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन, सही है, सही है ना। अच्छा ये देखो, इसमें से अभी ये कर नहीं पाओगे क्योंकि अभी ज्यादा तो कवर किया नहीं है, देखें और कोई।
हाँ ये कर लोगे स्टेटमेंट वाले। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एसिमुलेशन। गलत। स्टेटमेंट 2 बताओ। यूरिया इज लीस्ट टॉक्सिक। यूरिया लीस्ट टॉक्सिक है कि यूरिक एसिड? गलत हो गया ना। अच्छा ये बताओ स्टेटमेंट 1 प्रोटोन एफ्रीडिया या फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। सही है। अच्छा बताओ स्टेटमेंट सेकंड नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। सही है, यानी दोनों सही हुए। ठीक है। मालपिगेन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। सही है कि गलत है? अरे भैया एंटीनरी ग्लैंड वो किसमें था? हाँ तो गलत हो गया ना। प्रॉन यानी प्रॉन में था एंटीनरी ग्लैंड, तो मालपिगेन टिब्यूल कहां से आ गया? नेक्स्ट ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन इंसेक्ट। उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, यहां ये होना चाहिए था, यहां ये होना चाहिए था, उल्टा पुल्टा कर रहा है। ठीक है ना। देखो इतने हो गए, हमने स्टेटमेंट टाइप के भी आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए और एक लंबा वाला क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें आज का टॉपिक कवर था। तो जितने टॉपिक कवर होते जाएंगे तुरंत का तुरंत क्वेश्चन करते जाएंगे। राइट। चलिए फिर कल फिर मुलाकात होगी।